हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती है और आज हम इंड एस 27 का फटाफट रिवीजन करेंगे, जहां पर हम सारे कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं, इसका फुल लेक्चर भी ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से फुल लेक्चर देख सकते हो। एंड पीडीएफ्स के लिए आपको टेलीग्राम सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसका भी लिंक मैं आपको यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन इंड एस 27, दैट इज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ध्यान रहे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर एंटिटी को बनाने की जरूरत नहीं है। सिलेक्टेड एंटिटी ही सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं एंटिटी हूं और मेरा कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं एक सिंगल एंटिटी हूं, ना ही मेरा किसी एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट है, ना ही मेरा किसी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है, ना ही किसी मेरा ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट है, यानी मेरा कहीं पर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में मैं अकेला इंसान हूं, मैं बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी डेट मीन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको बनाने की जरूरत नहीं है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही बनाते हैं जिनका या तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ सब्सिडरी कंपनी में, यानी किसी एंटिटी में उनका कंट्रोल है, तो पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है एज पर इंड एस 110। और या फिर मान लो उनका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स है, यानी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है किसी एंटिटी में एज पर इंड एस 28। तो ऐसा सिचुएशन में उस एसोसिएट्स में अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पर अपार्ट फ्रॉम इक्विटी मेथड, जिसे हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह ही कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम इक्विटी मेथड आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अलग से बनाना पड़ेगा। और वही जॉइंट वेंचर के केस में भी अपार्ट फ्रॉम इक्विटी मेथड आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो डेट मींस अगर मान लो मेरा किसी एंटिटी पे कंट्रोल है और वो मेरा सब्सिडरी कंपनी है, तो ऐसा सिचुएशन में मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करूंगा ही, पर उसके अलावा मुझे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर मान लो मेरा किसी एंटिटी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो वो मेरा एसोसिएट्स कहलाएगा। तो यहां पर उस एसोसिएट्स की केस में मैं इक्विटी मेथड का अकाउंटिंग करूंगा, जिसे हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही नाम देते हैं, जहां पर इक्विटी मेथड का हम अकाउंटिंग करते हैं। और इसका रेलेवेंस इंड एस 28 में पढ़ोगे, है ना। और अगर मान लो मेरा किसी एंटिटी पे ज्वाइंट कंट्रोल है, तो यहां पर अगर वो मेरा ज्वाइंट वेंचर एंटिटी है, तो ऐसा सिचुएशन में वहां पर भी मैं इक्विटी मेथड का अकाउंटिंग तो करूंगा ही। तो यहां पर इक्विटी मेथड का अकाउंटिंग करने के अलावा अगर आपका एसोसिएट्स या ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट है, तो आप वहां पर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करोगे। सो आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर मेरा सब्सिडरी में या एसोसिएट में या ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट है, तो मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करूंगा अपार्ट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मुझे एज पर इंड एस 110 और एज पर इंड एस 28 जो मुझे प्रिपेयर करना है सब्सिडरी, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर के केस में। तो ये तीनों केस में आपको बनाना है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बस आपको समझना। और अब आगे मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बस एक चीज बताना चाहता हूं, जो हमने फुल लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कशन किया है। वहां पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि कुछ एंटिटीज हैं जिन्हें एग्जम्पशन मिल जाता है फ्रॉम प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फ्रॉम प्रिपेयरिंग जो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करोगे, वहां पर आपको इक्विटी मेथड लगाने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंटिटीज का अगर सब्सिडरी होगा तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा। अगर एंटिटीज का एसोसिएट्स या ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट है, तो वो उसका अकाउंटिंग करेगा एज पर इक्विटी मेथड, है ना, इंड एस 28 के हिसाब से, जिसे भी हम सीएफएस का ही नाम देते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसे एंटिटीज है जिनको राहत मिल जाता है, जिनको जरूरत नहीं एज पर पैरा 4A ऑफ इंड एस 110, उनको राहत मिल जाता है, उनको एग्जम्पशन मिल जाता है, और उनको आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। या फिर पैरा 17 ऑफ इंड एस 28, उनको इक्विटी मेथड अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं। कैसे एंटिटी, कौन से एंटिटीज को राहत मिलता है आप समझना। मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक एंटिटी हूं, मेरा सब्सिडरी में भी इन्वेस्टमेंट है, मेरा एसोसिएट्स में भी इन्वेस्टमेंट है, मेरे ज्वाइंट वेंचर में भी इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर मुझे उन सारे इन्वेस्टमेंट्स का मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा, जहां पर सब्सिडरी के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मैं पुल करूंगा अपने बैलेंस शीट में, और एसोसिएट्स और ज्वाइंट वेंचर्स के केस में मैं इक्विटी मेथड अकाउंटिंग करूंगा, तब मेरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा। लेकिन अगर समझो, अगर मान लो मैं आपका पब्लिक एंटिटी नहीं हूं, मैं मान लो पब्लिक एंटिटी नहीं हूं, यानी मेरा शेयर्स पब्लिक लिस्टेड नहीं है, मेरा शेयर्स ना ही लिस्टेड है और ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, और मेरे ऊपर एक बाप बैठा हुआ है, मेरे ऊपर मेरा भी ऊपर पेरेंट है एंटिटी, और वो बाप जो मेरे ऊपर बैठा हुआ है वो इंड एस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, और वो पब्लिक एंटिटी है, यानी वो लिस्टेड एंटिटी है समझ लो, और वो इंड एस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर प्रिपेयर करता है, तो ऐसा सिचुएशन में जबकि मेरा ऊपर बाप बैठा हुआ है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा एज पर इंड एस, है ना, तो यहां पर और साथ ही साथ मैं नहीं लिस्टेड हूं, मैं नहीं इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हूं, और मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करने वाला, और सबने रजामंदी दी दी, सबने अप्रूव कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सबको इन्फॉर्म किया, चाहे वो मेरा बाप हो,
जिसने 70% मान लो होल्ड किया है, और बाकी मान लो जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर्स है, इनको भी सबको मैंने इन्फॉर्म किया। मतलब अगर मैं एक एंटिटी हूं तो मेरे जितने शेयर्स इशू किए हुए वो सारे शेयर होल्डर्स को मैंने इन्फॉर्म किया, और सबके सबने किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, भले मेरा सब्सिडरी हो या एसोसिएट्स हो, जॉइंट वेंचर हो, मैं सीएफएस नहीं बनाऊंगा। वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्या मैंने कहा था, मेरा ऊपर एक बाप बैठा हुआ है जो लिस्टेड एंटिटी है, मेरा पेरेंट है ना, और वो इंड एस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा, और मैंने अपने सारे शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं सीएफएस नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरा ऊपर बाप बैठा हुआ वो बनाएगा, और उन सब ने कह दिया कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। साथ ही साथ मैं लिस्टेड एंटिटी नहीं हूं, नहीं मैं इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो, तो मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगा फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस। अब समझना, अगर मान लो मुझे सीएफएस बनाना भी पड़े तो भी अपार्ट फ्रॉम सीएफएस मुझे एसएफएस तो बनाना ही पड़ेगा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मुझे बनाना ही पड़ेगा एज पर इंड एस 27। लेकिन आप समझो, अगर आपको सीएफएस के प्रिपरेशन से एग्जम्पशन मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एसएफएस से भी एग्जम्पशन मिल जाए। अरे तो फिर तो आप कुछ बनाओगे नहीं। तो यहां पर अगर आपको सीएफएस से एग्जम्पशन मिल जाता है, इन सच केस आपको बनाना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको बनाना ही पड़ेगा। यानी इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हो या एसोसिएट हो या जॉइंट वेंचर हो, आपको अगर सीएफएस बनाने पर एग्जम्पशन मिल भी जाता है तो भी ऐसा सिचुएशन में आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना ही पड़ेगा। अब दूसरा एग्जम्पशन एक और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मान लो मैं एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हूं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी, मेरा बहुत सारा सब्सिडरी कंपनी है, यानी मोर देन वन सब्सिडरी अगर मेरा है, तो यहां पर मैं अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी तो मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगा फ्रॉम प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा एग्जम्पशन मुझे इसलिए मिलता है क्योंकि मैं तो एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हूं, और मैंने अगर किसी कंपनी को खरीदा भी, एक्वायर भी किया है, तो मेरा पर्पस तो क्या होगा, उसे बाद में बेच दूंगा। तो मेरा पर्पस उस कंपनी को चलाने का नहीं, मेरा पर्पस है उसको खरीद के बाद में अच्छे दाम में बेच देना। इसलिए जनरली इन्वेस्टमेंट एंटिटी को भी राहत मिल जाता है, उनको कोई जरूरत नहीं, यानी सब्सिडरी कंपनी को वो कभी भी कंसोलिडेट नहीं करेंगे, उन्हें एग्जम्पशन मिल जाएगा, कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं। तो ऐसा सिचुएशन में ये नहीं है कि वो एसएफएस नहीं बनाएंगे, उन्हें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट एंटिटी के पास एक फायदा है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एट एफबीटीपीएल मेथड में ही प्रिपेयर करना है। यानी उनका अकाउंटिंग एज पर एफबीटीपीएल होगा, जो कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में देखते हैं। जो नॉर्मल शेयर्स या डिबेंचर्स वगैरह मैं कुछ भी हेल्ड करता हूं किसी भी कंपनी का, मान लो मेरा वो एसोसिएट जॉइंट वेंचर वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल मैंने 5 to 10% का शेयर्स अगर हेल्ड किया है, तो यहां पर मैं उन पे एफबीटीपीएल अकाउंटिंग करता हूं, एफबीटीओसीआई अकाउंटिंग करता हूं। लेकिन इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा और उसका अकाउंटिंग करूंगा मैं एज पर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया कि क्या क्या होने वाला है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो देखो, इंड एस 27 के अंदर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको यह देखना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जो है ना, एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर, इन सब का हम क्या करेंगे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में, तो यहां पर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कौन करेगा, पेरेंट करेगा, जिसका इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, मान लो मेरा आपकी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट है और आप मेरे सब्सिडरी में आपका पेरेंट हो, तो मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा ही, और उसके साथ साथ मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करूंगा। फिर दूसरा, इन्वेस्टर विद इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। अगर मेरा एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट है तो यहां पर इक्विटी मेथड अकाउंटिंग करने के अलावा मुझे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना है। और अगर मान लो मेरा इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर में, तो भी ऐसा सिचुएशन में मुझे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि कभी कभी आपको सीएफएस बनाने से या इक्विटी मेथड लगाने से एग्जम्पशन मिल जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से भी एग्जम्पशन मिलेगा। हमेशा हमेशा आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ये आपको समझना है, ये आपको समझना है। तो हमने ये देखा कि चलो ठीक है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है इन एडिशन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि जिसका सब्सिडरी होता है उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। एग्जम्पशन मिले तो बात अलग है, अगर एग्जम्पशन मिल भी जाए आपको, जहां पर आप चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर भी दोगे जो मैंने जस्ट थोड़ी पहले बताया था, तो फिर भी ऐसा सिचुएशन में भी आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ये आपको समझना है। और दूसरा, अगर मान लो मेरा एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट है, तो इक्विटी मेथड अकाउंटिंग का अगर मैंने एग्जम्पशन अवेल किया भी है, जहां पर मैं सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हूं, तो भी मुझे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, आपको ये ध्यान पे रखना। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि जैसे मैंने आपको वही अभी जस्ट मैंने आपको जो बताया था ना एग्जम्पशन वाला बात, तो यहां पर जिनको एग्जम्पशन मिल भी जाता है वो भी क्या करते हैं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करते हैं। तो यहां पर आप देखो, जिनको सीएफएस बनाने से एग्जम्पशन मिला हुआ है उसे भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना ही है। जिसको इक्विटी मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग करने पर एग्जम्पशन मिला हुआ है पैरा 17 ऑफ इंड एस 28 के हिसाब से, जस्ट मैंने आपको बताया था, उसे भी
एसएफएस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। और दूसरा मैंने आपको कहा था कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी का अगर सब्सिडरी कंपनी है तो सब्सिडरी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी का एक से ज्यादा है तो ऐसे सिचुएशन में उसे सीएफएस बनाने से एग्जम्पशन मिल जाएगा, उसे सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करेगा। और इन्वेस्टमेंट एंटिटी हमेशा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को एसएफबीटीपीएल अकाउंटिंग करके दिखाएगा, जिसके बारे में हम आगे और डिस्कस कर लेंगे। यानी इसका अकाउंटिंग हमेशा फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनका तो डे टू डे एक्टिविटी है बिजनेस खरीदना और बेचना। तो अगर मान लो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा सब्सिडरी से रिलेटेड, वो तो उनका पीएल में जाना चाहिए, क्योंकि उनका काम ही है बिजनेस खरीदना, वो ट्रेडिंग करते हैं। वो अगर किसी का कंपनी खरीद रहे तो वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा पीएल में ही जाना चाहिए। फिर आगे अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। यानी अभी हम डिस्कस करेंगे कि सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप प्रिपेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप वहां पर क्या दिखाओगे, आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे मैं प्रिपेयर करूंगा तो ध्यान से सुना मेरा अकाउंटिंग कैसे होगा। अब जो मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा मेरा इक्विटी साइड्स भी होगा, तो इक्विटी साइड्स का जो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से जो अकाउंटिंग होना वो सारा अकाउंटिंग होगा। डेट इंस्ट्रूमेंट भी अगर कुछ है तो उसका अकाउंटिंग एज पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होना वो उसके हिसाब से होगा। फिर बाद में आपका ट्रेड पेबल्स हो सकता है आपका यहाँ पर, तो उसका अकाउंटिंग भी आपका जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमने पढ़ा है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स भी आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है, तो आपका इंडेक्स 109, इंडेक्स 32, 107, 109 के हिसाब से जैसे आपका अकाउंटिंग होना वो वैसे ही होगा। फिर अगर हम बात करें प्रोविजंस का तो प्रोविजंस के लिए इंडेक्स 37 लगी है, इंडेक्स 37 के हिसाब से अकाउंटिंग होना है। मान लो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो इंडेक्स 16 के हिसाब से इसका मैं अकाउंटिंग करूंगा नॉर्मल जैसे मैं करते आ रहा हूं। मेरा मान लो इंटेंजिबल एसेट्स है तो इंडेक्स 38 के हिसाब से अकाउंटिंग करूंगा। मेरा मान लो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो इंडेक्स 40 के हिसाब से अकाउंटिंग करूंगा। तो वैसे सारे के सारे जो भी आपके आइटम्स है वो सारे आइटम्स पे तो रेलेवेंट जो इंडेक्स है वही लगेगा। बस हाँ आपको ये ध्यान में रखना है अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है तो इस पे आपका पता है इन तीनों पे आपका क्या लग जाएगा, इंडेक्स 27 के हिसाब से आपको अकाउंटिंग करना है। यानी बाकी सारे आइटम्स पे तो रेलेवेंट इंडेक्स जो लगना वो लगेगा, पर सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर में इंडेक्स 27 लगेगा और उसके हिसाब से हमें अकाउंटिंग करना है। तो इसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स अब हम डिस्कस करेंगे यहां पर आगे, यहां पर ठीक है। सो यहां पर अभी हम जो देखेंगे कि अकाउंटिंग जो हम करेंगे सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर का, तो यहां पर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे मैंने आपको समझाया था ऑलरेडी कि बाकी सारे आइटम्स में हम रेलेवेंट इंडेक्स ही लगाएंगे। बस हम क्या करेंगे एक्सेप्ट जो आपका इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज है, एसोसिएट से, जॉइंट वेंचर है, मतलब जो मैंने आपको दिखाया था यहां पर बैलेंस शीट में। अब सबसे पहले ये समझो कि अगर आपका ये नहीं होगा ना तब तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा ही नहीं। इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो तभी हम बनाते हैं जब आपका सब्सिडरी, एसोसिएट से, जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट है, अदरवाइज में बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये नहीं होगा तब आपका क्या बनेगा, तब आपका एसएफएस की जगह पे आईएफएस बनेगा, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तभी बनाएंगे जब हमारा सब्सिडरी या एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट है। अब इस इन्वेस्टमेंट को हम मेजर कैसे करेंगे, कैसे मेजर करें, तो इस इन्वेस्टमेंट को मेजर करने का आपके पास दो ऑप्शन है। अब दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करो, ये आपके ऊपर है। आप क्या कर सकते हो, एदर आप कॉस्ट मॉडल लगाओ जहां पर आपको क्या करना है, ये तीनों इन्वेस्टमेंट को मेजर करना है कॉस्ट, और सबसेक्वेंटली इसका कोई इफेक्ट नहीं देंगे, हम कॉस्ट में इसे पढ़ा देंगे या फिर और हम क्या करेंगे, इंड एस 109 के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। अब इंड एस 109 के हिसाब से जो हम अकाउंटिंग करेंगे, हम एफबीटीपीएल अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, हम एफबीटीओसी अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। मतलब हम एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड उसका फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे सॉरी उसका फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। और अगर आपका एफबीटीपीएल अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हो तो ऐसा सिचुएशन में जो भी एडजस्टमेंट होगा फेयर वैल्यू की वजह से, जो भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेंज होगा उसका रेलेवेंट इफेक्ट पीएल में दिखाओगे। और अगर आपने एफबीटीओसी अकाउंटिंग किया है तो ऐसा सिचुएशन में जो भी रेलेवेंट इफेक्ट जाएगा वो ओसीआई में जाएगा, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में वो जाएगा। हाँ, जब आप डिस्पोज कर दोगे तो वो ओसीआई से रिक्लासिफाई होकर प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, अदरवाइज वो ओसीआई में पड़ा हुआ रहेगा। तो मतलब मैंने ये देखा कि मैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर को मैं कैसे कर सकता हूं। मैं चाहूं तो कॉस्ट मॉडल लगा सकता हूं, जहां पर एक बार मैंने कॉस्ट मॉडल लगा दिया, आगे मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की, फर्दर एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं इंडेक्स 109 के हिसाब से एफबीटीपीएल अकाउंटिंग भी कर सकता हूं, एफबीटीओसी अकाउंटिंग भी कर सकता हूं। अगर मैं एफबीटीपीएल अकाउंटिंग करूंगा तो जो भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू में बदलाव आएगा, चेंज आएगा, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट मैं पीएल में दिखाऊंगा, एफबीटीपीएल में। या तो पीएल बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो पीएल बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा तो पीएल गिरेगा।
तो डबल इफेक्ट है ना, इन्वेस्टमेंट साइड में बढ़ा, इस साइड में पीएल बढ़ा, ये इन्वेस्टमेंट गिरा, पीएल गिरा। और या फिर ओसीआई अकाउंटिंग अगर आप करो, एफबीटी ओसीआई अकाउंटिंग अगर आप करो, तो ऐसा सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हम अदर कंप्रेहेंसिव इनकम को बढ़ाएंगे, दैट इज ओसीआई को बढ़ाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट गिरा तो हम ओसीआई को कम करेंगे, गिरा देंगे। तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग करेंगे और बाद में जब इसे डिस्पोज कर दिया जाएगा तो ओसीआई से ये चला जाएगा कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस में। ध्यान रहे मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंटिंग का बात नहीं कर रहा, मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंटिंग का बात कर रहा हूं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंटिंग का बात हम बाद में करेंगे, यहां पर हमें करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप समझो, अब अगर मान लो ऐसा हुआ, अच्छा क्या खोल दिया मैंने, रुक जाओ, वही तो थे, एक सेकंड। अब अगर मान लो यहां पर अगर वापस हम अपने नोट्स की तरफ जाएं तो यहां पर आप देखो कि एसएफएस हम मैंने कहा था कि इंडेक्स के हिसाब से बनाएंगे। दूसरा आपका जो अकाउंटिंग होगा वो कॉस्ट होगा या इंडेक्स 109 के हिसाब से होगा, डेट इज एफबीटीपीएल करो या एफबीटीओसीआई करो आप। और एक चीज का आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि मान लो मेरे 5 डिफरेंट एसोसिएट्स में मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसा नहीं चलेगा कि मैं 1 एसोसिएट में मैं कॉस्ट मॉडल लगा रहा हूं, दूसरे एसोसिएट में मैं इंडेक्स 109 लगा रहा हूं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पांचों के पांचों एसोसिएट्स में इधर कॉस्ट मॉडल लगाना है या इंडेक्स 109 लगाना है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि मान लो मैंने सब्सिडियरी में कॉस्ट मॉडल लगा दिया, सारे सब्सिडियरी जो सब में कॉस्ट मॉडल लगा दिया और एसोसिएट्स में मैंने इंडेक्स 109 लगा दी, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर एक सब्सिडियरी में कॉस्ट मॉडल लगेगा तो सब में कॉस्ट मॉडल लगेगा, एक सब्सिडियरी में अगर आपका इंडेक्स 109 लगेगा तो सब में इंडेक्स 109 लगेगा। बस आपको ये ध्यान पे रखना है, ये ध्यान पे रखा। अब आप समझो, जैसे कि हमने एक और कंसेप्ट हम सीखते हैं कि कितने बार क्या होता है, हम एसेट्स को, नॉन करेंट एसेट्स को या फिर इन्वेस्टमेंट को हम उसे क्लासिफाई कर देते हैं हेल्ड फॉर सेल। मतलब उसे अभी तक बेचा नहीं है पर हमने क्लासिफाई कर दिया हेल्ड फॉर सेल कि वेरी नियरेस्ट टाइम में हम उसे फटाफट से बेचने वाले। तो इंडेक्स 105 सेपरेटली आपको गाइडेंस देता है कि अगर आप किसी भी नॉन करेंट एसेट्स वगैरह को क्लासिफाई करते हो एज हेल्ड फॉर सेल तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा। जनरली इंडेक्स 105 आपको ये कहता है कि अगर आप कोई भी नॉन करेंट एसेट्स को क्लासिफाई करो एज हेल्ड फॉर सेल तो ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए कैरिंग अमाउंट जो आपका रहेगा, जिस दिन आपने क्लासिफाई किया उस दिन ऑब्वियस सा बात है आपके बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट रहेगा। कैरिंग अमाउंट या फिर फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू डिस्पोजल, है ना, कैरिंग अमाउंट माइनस फेयर वैल्यू कॉस्ट टू डिस्पोजल। वापस से कह रहा हूं, एदर कैरिंग अमाउंट या फिर आपको एक और वैल्यू, कैरिंग अमाउंट तो आपके पास रहेगा, वो तो आपके बैलेंस शीट में रहेगा। दूसरा आपको क्या करना है, आपको फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना है और उस फेयर वैल्यू में से कॉस्ट टू सेल जो आपका डिस्पोजल का जो भी कुछ कॉस्ट लगने वाला अगर आपका, वो आपको माइनस करके वो आपका वैल्यू निकालना है। तो वो दोनों वैल्यू को कंपेयर करना, उसमें से जो लोअर वाला वैल्यू होगा वो हमें लेना है। तो यहां पर जैसे कि अगर मैं समझो, आप यहां पर कैरिंग अमाउंट आपका समझ लो 1 लाख रुपीस है, ठीक है, और फेयर वैल्यू मुझे पता चला कि 85,000 है, लेकिन कॉस्ट टू डिस्पोजल आपका खर्चा लग जाएगा डिस्पोज करने का 2,000। तो देखा जाए तो मेरे घर तो 83,000 ही आएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, है ना, इसका 85,000 मुझे मिलेगा, 2,000 मेरा खर्चा लगेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल हो गया। तो यहां पर मैं इन दोनों अमाउंट को कंपेयर करूंगा तो इन दोनों का लोअर अमाउंट मिलूंगा। लोअर अमाउंट कौन सा, ये 83,000 है, तो इसी को मैं आप रिवाइज कैरिंग अमाउंट बना दूंगा। और अब देखो, पहले 1 लाख कैरिंग अमाउंट था, अब 83,000 बन चुका है, तो 17,000 जो आपका पीएल में चला जाएगा। तो ये तो मैंने अभी तक इंडेक्स 105 का कंसेप्ट समझा कि इंडेक्स 105 अगर आप किसी पर भी लगाते हो, अप्लाई करते हो, तो आपको कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल विच एवर इज लोअर वो आपको लेना है ये आपको लेना है। तो यहां पर हमने देखा, अब यहां पर मेरा बात समझो, अगर मैंने पहले इनिशियली या तो मैंने कॉस्ट मॉडल लगाया होगा या इनिशियली मैंने इंडेक्स 109 लगाया होगा, जो मैंने आपको समझाया था कि अकाउंटिंग हम जो करेंगे इधर कॉस्ट मॉडल में करेंगे या इंडेक्स 109 में करेंगे। ध्यान से सुनना मेरा बात, अगर आपने इनिशियली इंडेक्स 109 के हिसाब से अकाउंटिंग की है, मतलब आप इधर एफबीटीपीएल या एफबीटीओसीआई का अकाउंटिंग कर रहे हो, जहां पर आप एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड उसका फेयर वैल्यू डिटरमाइन करके उसे एडजस्ट करोगे फ्रॉम पीएल और ओसीआई। तो अगर मैं इंडेक्स 109 लगाता हूं तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं सब्सिक्वेंटली उस इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई कर भी दूं ना एज हेल्ड फॉर सेल, तो भी मुझे कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं, मुझे इंडेक्स 105 लगाना नहीं है। मतलब मैं मेजरमेंट को बदलूंगा नहीं, जैसा चलते आ रहा वैसा ही चलने दूंगा। मतलब मैं इंडेक्स 105 को यहां पर इग्नोर करूंगा। ध्यान रखना, इंडेक्स 105 यहां पर क्या होगा, इग्नोर होगा। मैं इसे इग्नोर करूंगा यहां पर टोटली। भले उसे क्लासिफाई कर दिया मैंने हेल्ड फॉर सेल, पर मुझे उसे इग्नोर करना, मैं अपना कंटिन्यूटी रखूंगा। इंडेक्स 109 के हिसाब से जो मैंने अकाउंटिंग किया उसे मैं कंटिन्यूटी रखूंगा, मैं इंडेक्स 105 नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं कॉस्ट मॉडल लगा रहा हूं, अगर मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो किया था मैंने इनिशियली, तो ऐसा सिचुएशन में अगर मैं बाद में
जब तक मैं क्लासीफाई एज हेल्ड फॉर सेल ना करूं तो कॉस्ट ही रहेगा आपका वैल्यू। अगर बाद में मैं उसे क्लासीफाई कर दूं एज हेल्ड फॉर सेल, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस पर इंडेक्स 105 लगाना पड़ेगा और मैं डिटरमाइन करूंगा वही कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल विच एवर इज लोअर, और वो लोअर वैल्यू को मैं डिटरमाइन करके उसका वैल्यू में दिखाऊंगा वहां पर, और उसका सबसेक्वेंट इफेक्ट में पीएल में दिखा दूंगा। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि पहले चेक करना आपको प्रीवियसली आपने क्या अप्लाई किया, कॉस्ट मॉडल अप्लाई किया, अगर आप क्लासिफाई कर रहे हो फर्दर उसे एज पर एज हेल्ड फॉर सेल इंडेक्स 105 लगेगा। लेकिन अगर आपने पहले इंडेक्स 109 लगाया और बाद में आप क्लासिफाई कर रहे हो हेल्ड फॉर सेल, आप इग्नोर करोगे 105 को, आप कंटिन्यू करोगे इंडेक्स 109 के साथ ही। ये हमने समझना है। फिर दूसरा चीज आपका यहाँ पर एक और पॉइंट है, जैसे मैंने पहले आपको समझाया था, पहले मैंने आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंटिटी का बात किया था, और इन्वेस्टमेंट एंटिटी के केस में मैंने सिर्फ सब्सिडियरी का बात किया था। मैंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी का अगर एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी कंपनी है तो ऐसा सिचुएशन में उसे राहत मिल जाएगा, उसे जरूरत नहीं है क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, उसे कोई जरूरत नहीं है। अगर वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उसे कोई जरूरत नहीं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की। अब यहां पर आप देखो कितने सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बेसिकली इनका काम ही होता है इन्वेस्टमेंट करना। जैसे वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम ही है फंड वगैरह लेके किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, यानी ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी की तरह ही है। म्यूचुअल फंड एंटिटी हो गए, यूनिट ट्रस्ट हो गया, सिमिलर एंटिटीज, यानी इनका काम ही इन्वेस्टमेंट वगैरह करना। इस तरीका का एंटिटी जो होता है इन्हें भी एग्जम्पशन मिलता है, ये चाहे तो इलेक्ट कर सकते हैं, इनके पास ऑप्शन है। इधर ये क्या करेंगे, जो इनका एसोसिएट्स है ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट है, ये क्या करेंगे, इक्विटी मेथड दिखाएंगे एज पर इंडेक्स 28 जो मैंने आपको कहा था, जिसे हम इक्वली मानते कि वो सीएफएस ही मानते हैं मुझसे, जो इक्विटी मेथड लगाया जाता है। तो अगर वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस फंड, जो सिमिलर एंटिटीज है, जो सिमिलर ये इन्वेस्टमेंट एंटिटीज के टाइप के हो गए, इनके पास एक ऑप्शन है कि ये चाहे तो इक्विटी मेथड नहीं लगाएंगे, ये चाहे तो क्या कर सकते हैं, एफबीटीपीएल अकाउंटिंग कर सकते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट एंटिटी के पास ऑप्शन है, उनको तो एग्जाम्पशन ही मिल जाता है, वो तो सिर्फ एफबीटीपीएल अकाउंटिंग ही करते हैं। इनके पास ऑप्शन ये चाहे तो क्या अवॉइड कर सकते हो इक्विटी मेथड को और लगा सकते हैं क्या एफबीटीपीएल अकाउंटिंग। तो अगर ये एफबीटीपीएल अकाउंटिंग अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगा रहे, तो ऐसा सिचुएशन में हमेशा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ये क्या करेंगे, एफबीटीपीएल लगाएंगे। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा कि बाकी सारे एंटिटीज में आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट मॉडल लगा सकते हो या इंडेक्स 109 लगा सकते हो। मतलब इंडेक्स 109 के अंदर एफबीटीपीएल एफबीटीओसीआई दोनों आप लगा सकते हो। मतलब प्राय सारे एंटिटी के पास ऑप्शन के कॉस्ट मॉडल लगाना, दूसरा इंडेक्स 109 के हिसाब से एफबीटीपीएल लगाना, तीसरा इंडेक्स 109 के हिसाब से एफबीटीओसीआई लगाना। यानी तीन ऑप्शन है, कॉस्ट, एफबीटीपीएल, एफबीटीओसीआई। लेकिन आपको यह समझना है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एफबीटीपीएल। वो एफबीटीओसीआई नहीं लगाएगा, वो कॉस्ट भी नहीं लगाएगा। और वही म्यूचुअल फंड एंटिटी, ये सब जो यूनिट्स लिंक इंश्योरेंस फंड है, ये अगर इसने इक्विटी मेथड फॉलो नहीं किया कंसोलिडेशन के वक्त प्रिपेयर करते समय, इसने वहां पर अगर एफबीटीपीएल को ऑप्ट किया है, तो यहां पर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय भी ये एफबीटीपीएल अकाउंटिंग ही करेगा। आपको बस इतना ध्यान पे रखना है। तो चलो हमने इतना तक समझ लिया। अब आगे हम बात करेंगे कि अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि पहले एंटिटी एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी था, अब वो सीज होकर नॉर्मल एंटिटी बन गया। ऐसा हो सकता है ना कि पहले वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी था, अब वो सीज होकर क्या बन गया, नॉर्मल एंटिटी था बन गया। तो मतलब समझो पहले एक एंटिटी था जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी था। अगर वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी था तो उसने अकाउंटिंग क्या कॉस्ट मॉडल से किया, नहीं किया। उसने क्या अकाउंटिंग एफबीटीओसीआई से क्या, नहीं किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एंटिटी एफबीटीपीएल अकाउंटिंग करता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये हमें पता है, क्योंकि उसे सीएफएस में तो एग्जम्पशन मिल जाता है। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी ने पहले क्या लगाया था, एफबीटीपीएल लगाया था। अब वो सीज हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अब वो बन गया नॉर्मल एंटिटी। यानी इन्वेस्टमेंट एंटिटी का जो ओहदा उसे मिला था वो अब जा चुका है, अब वो नॉर्मल एंटिटी बन गया। तो अगर नॉर्मल एंटिटी बन गया तो वैसा सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, वैसा सिचुएशन में या तो वो कॉस्ट मॉडल लगा सकते हैं या वो इंडेक्स 109 के हिसाब से एफबीटीपीएल या एफबीटीओसीआई का अकाउंटिंग कर सकते हैं। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी से वो सीज होता है तो ऐसा सिचुएशन में पहले वो एफबीटीपीएल अकाउंटिंग कर रहा था, पर अब वो क्या करेगा, कॉस्ट मॉडल लगा सकता है या एफबीटीपीएल से कंटिन्यू कर सकता है या एफबीटीओसीआई लगा सकता है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल वो कॉस्ट मॉडल लगाना चाहता है, वो क्या लगाना चाहता है, कॉस्ट मॉडल लगाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, वो अगर पहले से एफबीटीपीएल अकाउंटिंग लगाते आ रहा है तो उसका आज के डेट में जो कैरिंग अमाउंट दिखेगा बैलेंस शीट में वो तो फेयर वैल्यू दिखेगा, क्योंकि वो तो बराबर एफबीटीपीएल के हिसाब से फेयर वैल्यू मेजर करते आ रहा बराबर। तो हमें क्या करना है, जिस दिन आपका स्टेटस बदल रहा है उस दिन तक का फेयर वैल्यू के हिसाब से एफबीटीपीएल अकाउंटिंग हो जाएगा और वो पीएल में चला जाएगा। मतलब हमें स्टेटस चेंज वाले दिन हमें फेयर वैल्यू ही दिखेगा बैलेंस शीट में।
और हम क्या करेंगे, वही फेयर वैल्यू उठा के रख देंगे, उसी फेयर वैल्यू को ही हम कंसीडर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे उसके बाद उस दिन से कॉस्ट मॉडल लगना चालू हो जाएगा, तो उस दिन के बाद कोई फर्दर चीज नहीं होगा। जैसे मान लो मेरा एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी था और मेरा इनिशियली कॉस्ट लगा हुआ था 2 लाख रुपीस, मैंने 2 लाख रुपीस दिखा दिया, बाद में फेयर वैल्यू चेंज होते गया होते होते वो 3 लाख रुपीस हो गया और उसका चेंजेस मैंने पीएल में दिखाया था। फिर जिस दिन मेरा इन्वेस्टमेंट एंटिटी का ओधा मेरे से चला जा रहा है, सीज हो जा रहा है, उस दिन भी मैं क्या करूंगा, एफबीटीपीएल अकाउंटिंग करूंगा, क्योंकि उस दिन स्टेटस चेंज हो रहा है। उस दिन मैंने देखा कि फेयर वैल्यू है 3,50,000, तो मैं क्या करूंगा, 50,000 बढ़ा के पीएल में 50,000 दिखा दूंगा। अब मेरा इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा है, 3,50,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। अब ये 3,50,000 ही मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन आगे से मैं क्या लगाऊंगा, कॉस्ट मॉडल लगाऊंगा। अगर मैंने ऑप्शन लिया कॉस्ट मॉडल वाला, क्योंकि मैं नॉर्मल एंटिटी बन चुका हूं, तो मैं कॉस्ट मॉडल लगाऊंगा। मतलब इसके बाद फ्यूचर में अब उस पे फेयर वैल्यू मेजरमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं आगे से ऑप्ट कर रहा हूं कॉस्ट मॉडल। अब समझ लो कि मैं कॉस्ट मॉडल ऑप्ट नहीं करना चाहता आगे से, आगे मैं चाहता हूं कि एफबीटीपीएल अकाउंटिंग करूं, तब तो ठीक है, एफबीटीपीएल वाला सिलसिला पहले से चलते आ रहा है, आगे भी चलते जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि पहले मैं एफबीटीपीएल कर रहा था और उसके हिसाब से 3,50,000 मेरा आज तक का पीएल में चला गया सारा बैलेंस। तीसरा केस में मैं ओसीआई अकाउंटिंग करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, 3,50,000 जो वही दिखाऊंगा आज के डेट, तो क्योंकि वही उसका फेयर वैल्यू आज के डेट का। आगे से जो भी चेंजेस आएगा वो चेंजेस को मैं एफबीटीओसीआई में दिखाऊंगा। कहां दिखाऊंगा, एफबीटीओसीआई अकाउंटिंग कर रहा हूं तो ओसीआई में दिखाऊंगा। जो रेगुलर क्लास है, यहां पर मैं रिवाइज करा रहा हूं, तो मैं यहां पर आपको एग्जांपल वगैरह नहीं बताऊंगा। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आपको फिर भी इसका एग्जांपल प्रॉपर्ली चाहिए, तो मेरा रेगुलर जो लेक्चर है, जो मैंने आपको कहा था कि अपलोडेड है अराउंड आपका 3 आवर्स तक का, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो लेक्चर है, वहां पर मैंने एग्जांपल के साथ हर एक चीजों का डिस्कशन किया हुआ है, आप उसे रेफर कर सकते हो अगर आपको फिलहाल अभी समझने में दिक्कत हो रही है तो यहां पर इस तरीके से आगे क्या होगा, ओसीआई अकाउंटिंग होगा और रेलेवेंट जो भी एडजस्टमेंट है वो ओसीआई में होगा। और जब डिस्पोज कर दोगे तो ओसीआई से रिक्लासिफाई हो जाएगा, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस में रिक्लासिफाई हो जाएगा। तो हमने ये समझ लिया यहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जब एंटिटी सीज होता है टू बी इन्वेस्टमेंट एंटिटी, जिस दिन आपका स्टेटस चेंज होता है उस दिन अकाउंटिंग किया जाता है एट कॉस्ट या फिर इंडेक्स 109 लगाया जाएगा, ये हमें पता है। अगर कॉस्ट लगाया जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है, तो उस दिन का फेयर वैल्यू, जिस दिन स्टेटस चेंज हुआ है उस दिन तक का तो फेयर वैल्यू रहेगा एफबीटीपीएल के हिसाब से, उसी को डीम कॉस्ट मान लिया जाएगा, उसी से हम कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा, इंडेक्स 109 के हिसाब से भी हम चाहे तो हम कंटिन्यू कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया। अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि पहले नॉर्मल एंटिटी था, अब बन गया क्या, इन्वेस्टमेंट एंटिटी। पहले था नॉर्मल एंटिटी, अब वो बन गया इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, नॉर्मल एंटिटी पहले था तो पहले वो क्या लगा रहा था, ये सोचो, पहले वो कॉस्ट मॉडल लगा रहा था, क्या पता, या पहले वो एफबीटी पे लगा रहा था, या पहले वो एफबीटीओसीआई लगा रहा था, क्योंकि वो नॉर्मल एंटिटी था। लेकिन अब वो सीज हो रहा है नॉर्मल एंटिटी से, अब वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन रहा है। तो सोचो ना, अगर वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन जाएगा तो फ्यूचर में तो वो सिर्फ एफबीटी पे लगाएगा, है ना। तो हम एक एक करके देखते हैं। मान लो पहले वो नॉर्मल एंटिटी था, उसने कॉस्ट मॉडल लगाया, उसने 1 लाख रुपीस का कॉस्ट देके खरीदा था, क्या आगे सब्सिक्वेंट चेंजेस का वो इफेक्ट दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, 1 लाख ही रखिएगा, क्योंकि वो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है। अब अचानक से एक दिन स्टेटस बदल गया, अब वो बन गया क्या, इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो जिस दिन वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी बनेगा उस दिन हम फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो मैंने देखा कि हाँ, उस दिन फेयर वैल्यू हमने देखा कि डिटरमाइन किया, फेयर वैल्यू डिटरमाइन करके हमें पता चला कि उस दिन का फेयर वैल्यू 1,70,000। तो आगे तो हमें एफबीटीपीएल अकाउंटिंग ही करना है। तो वो जो 1 लाख है, 1 लाख दिखाया जाएगा कितना में, 1,70,000 दिखाया जाएगा, और वो रेलेवेंट 70,000 है, वो ध्यान रहे पीएल में ही जाएगा, हमेशा पीएल में जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में हम आगे एफबीटीपीएल अकाउंटिंग कर रहे। दूसरा, अगर मान लो मैं एफबीटीपीएल अकाउंटिंग कर रहा था पहले भी और आगे भी एफबीटीपीएल करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसा चलते आ रहा चलते जाएगा। अगर मैंने एफबीटीओ से अकाउंटिंग किया पहले और अब मैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन रहा हूं, तो मैं आगे एफबीटीपीएल अकाउंटिंग करूंगा। तो एफबीटीओ से अकाउंटिंग जब मैं पहले से कर रहा था, तो मैंने जितना बैलेंसेस था ओसीआई का, वो ओसीआई में डाला था, जितना एडजस्टमेंट था वो टुवर्ड्स ओसीआई के साथ मैंने एडजस्टमेंट किया था। लेकिन अब आगे फ्यूचर में तो एफबीटीपीएल अकाउंटिंग करना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अब हम इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन गए हैं, तो अब जितना ओसीआई का पुराना बैलेंस जो था ना, वो पुराना बैलेंस आपका रिक्लासिफाई हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे कि मान लो पहले 1 लाख था और हमने उसको एडजस्टमेंट कर करके 1,50,000 बना दिया था, और 50,000 कहां डाला, हमने ओसीआई में डाला।
अब स्टेटस चेंज वाले दिन हम फिर से उसका फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो मैंने फिर से उसका फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया तो मुझे पता चला फेयर वैल्यू 1,70,000 है। तो ओ 20,000 मैंने क्या किया, ओसीए में डाल दिया एक बार के लिए। तो अभी ओसीए में कितना पड़ा हुआ है, 70,000 ओसीए में पड़ा हुआ है। अब मैं आगे 1,70,000 को दिखाऊंगा फेयर वैल्यू, उसी को दिखाऊंगा और एफबीटी पे अकाउंटिंग करूंगा। तो वो जो 70,000 ओसीए में पड़ा हुआ है ये रिक्लासिफाई होकर कहां चला जाएगा, पीएल में चला जाएगा, जिसका मैंने जो आपका वीडियो अपलोडेड आपका फुल लेक्चर वाला, वहां पर मैंने इसका एग्जांपल अच्छी तरीके से फ्रेम करा है। तो मैंने आपको ये कहा था कि अकाउंटिंग आपका एफबीटी बिल के हिसाब से हुआ और जो भी डिफरेंस है पहले का वो पीएल में एडजस्ट होगा, जो कि मैंने आपको समझाया था। और ओसीआई का बैलेंस भी कहां चला जाएगा, पीएल में चला जाएगा। सो आपने ये समझ लिया अच्छी तरीके से। फिर आगे अगर हम बात करेंगे, चलो रिवाइज तो करा रहा हूं, और कितना रिवाइज करो, है ना। तो समझ लिया अगर सीज होगा और मान लो पहले नॉर्मल से इन्वेस्टमेंट बनेगा या इन्वेस्टमेंट से नॉर्मल बनेगा, ये दोनों मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से। अब आगे हम समझेंगे पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी दैट इज डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी। आपका देखो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है, अभी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिविडेंड का भी बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है, प्री पोस्ट वगैरह बहुत कुछ देखा जाता है। पर आपको ये ध्यान रखना है जब मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करूंगा, अगर मुझे मेरे सब्सिडरी से या मेरे एसोसिएट से या मेरे ज्वाइंट वेंचर से अगर मुझे कोई भी डिविडेंड मिलता है और राइट टू रिसीव डिविडेंड एस्टैब्लिश हो जाता है, जहां पर शेयर होल्डर ने मान लो अप्रूव कर दिया, तो ऐसा सिचुएशन में वो डिविडेंड को मैं हमेशा 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 प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊंगा। मैं प्री और पोस्ट कंसीडर नहीं करूंगा, मैं हमेशा उसे प्रॉफिट एंड लॉस पे दिखाऊंगा। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या करते थे, अगर प्री है तो इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करते थे या फिर पीएल से एडजस्टमेंट करते थे। पर अब ऐसा नहीं है, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, फर्क ही नहीं पड़ता। आपको अगर डिविडेंड मिल रहा है, राइट टू रिसीव डिविडेंड एस्टैब्लिश हो गया है, और अगर अभी तक मिला नहीं पैसा पर राइट टू रिसीव डिविडेंड एस्टैब्लिश हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा सिचुएशन में डिविडेंड रिसीवेबल दिखाऊंगा। डिविडेंड रिसीवेबल दिखाऊंगा, डिविडेंड रिसीवेबल्स को बढ़ा दूंगा क्योंकि अब तो पैसा मिलेगा ना मुझे, तो यहां पर डिविडेंड रिसीवेबल दिखा दूंगा और साथ में मैं पीएल को बढ़ा दूंगा। और अगर मान लो पैसा मिल गया तो कैश बढ़ा दूंगा, जितना मिल गया कैश आ गया मेरे पास, कैश को बढ़ा दिया और पीएल को बढ़ा दूंगा। ध्यान रहे मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट से एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं हमेशा डिविडेंड को पीएल में दिखाऊंगा। और जब एक बार राइट टू रिसीव डिविडेंड आपका एस्टैब्लिश हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट से उसका कोई काम नहीं है ना। आपको क्या करना है, आपको रेलेवेंटली कैश या फिर वो है वही दिखाना है। हाँ, यहां पर एक चीज होता है जो हम इंडेक्स 36 में पढ़ेंगे कि जबकि आपको डिविडेंड मिला है, मुझे मान लो सब्सिडरी से डिविडेंड मिला है, तो सब्सिडरी का नेट एसेट्स भी तो कम हुआ होगा। तो सब्सिडरी का अगर नेट एसेट्स कम होगा तो कहीं ना कहीं मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी कम होगा। तो मुझे यहाँ पर इंपायरमेंट टेस्टिंग करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट का एज पर इंडेक्स 36, जो कि वहां पर भी डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिर आगे पॉइंट नंबर डी है जो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर है। ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर ये सिंपल से यहाँ पर एक क्वेश्चन था जिसके हिसाब से मैंने अच्छी तरीके से समझाया था। हालांकि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है, तो मैं यहाँ पर इसे कवर नहीं कराऊंगा, रिविजन कराने की मुझे कोई जरूरत नहीं। बस यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है कि मान लो मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूं, आप दो एंटिटी को कंट्रोल कर रहे हो। अब बीच में मैंने एक एंटिटी को बीच में डाल दिया रीऑर्गेनाइज करने के लिए, अब वो आपको कंट्रोल करेगा और उस एंटिटी को मैं कंट्रोल करूंगा। मतलब आपके मेरे बीच में मैंने एक एंटिटी को डाल दिया, बीच में रीऑर्गेनाइज कर दिया मैंने, है ना। तो ऐसा सिचुएशन में उसका अकाउंटिंग क्या होना, वो मैंने जो मेरा 3 आवर्स का जो वीडियो है, 9 आवर्स का वीडियो है, जिसमें मैंने इंडेक्स 27 भी कवर किया और इंडेक्स 28 भी एंटायरली कवर किया, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां पर ऑल टुगेदर मैंने इंडेक्स 27 को अच्छी तरीके से आपको रिवाइज करा दिया फटाफट से। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको वो रेगुलर वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपका शायद पूरा हद तक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी जहां पर हम इंडेक्स 28 का बहुत ही जल्द हम रिवीजन करेंगे और उसे भी इसी तरीके से फटाफट हम इंडेक्स 28 को भी कवर करेंगे और आगे बहुत सारा रिविजनरी वीडियो आने वाला है। हाँ, आपको ध्यान रखना है, अगर आपको फुल लेक्चर देखना है तो फुल लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां पर हम पूरा कंसोलिडेशन का लेक्चर डालेंगे। और एप्लीकेशन में अभी फिलहाल टिल 20 मई तक पूरे लेक्चर्स फ्री है। अब हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, जगाती डिजिटल एजुकेशन हमारे एप्लीकेशन का नाम है, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वहां पर आप उसे डाउनलोड करके वहां पर आप बहुत सारे लेक्चर्स जो है, सारे लेक्चर्स एफआर न्यू सिलेबस के सारे लेक्चर्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट आप आराम से वहां पर देख सकते हो। एंड जिसका एक वीडियो भी है जहां पर आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि किस तरीके से आप फ्रीली वहां पर देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना, एंड दूसरा चीज आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए।